गुड इवनिंग बच्चों आज हम ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट का टेस्ट नंबर 1 का पेपर डिस्कशन हिंदी में करने जा रहे हैं बेटा। तो उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो कितने लोगों का 150 प्लस है बच्चों, कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो स्टार्ट किया जाए बेटा। तो अपने प्री डॉक्टर एस पी सिंह सर के इस मिशन के साथ अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इस मिशन के साथ ही हम लोग पेपर डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो स्क्रीन पे आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 दिख रहा होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आयनन ऊर्जा अधिकतम होगी, आयनन ऊर्जा अधिकतम होगी। बेटा आयनन ऊर्जा मेटल की क्या होती है, बहुत कम, लेकिन नॉन मेटल की आयनन ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा। तो मेटल की आयनन ऊर्जा कम होती है, नॉन मेटल की आयनन ऊर्जा ज्यादा होती है। अब यहाँ पर दो मेटल हैं, सोडियम और मैग्नीशियम, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम, और हमें पूछा अधिकतम। तो बताओ यहाँ दो ऑप्शन बचे, सल्फर और फ्लोरीन, सल्फर और फ्लोरीन। तो अगर सल्फर और फ्लोरीन को पीरियोडिक टेबल में देखें तो बेटा ऑक्सीजन, उसके नीचे क्या होता है, सल्फर। अगर ऑक्सीजन के आगे देखें तो फ्लोरीन, और उससे नीचे देखें तो क्लोरीन। अब जरा इनमें ऑर्डर बनाए अगर, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनन ऊर्जा यानी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन की हो गई। और टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी। ठीक, ऐसे ही टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी, और लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। अब जरा देखो यहाँ पर इन चारों में अगर बात करें, इससे ज्यादा ये है और इससे ज्यादा ये है, तो सबसे ज्यादा कौन हो गया, फ्लोरीन। और सबसे कम की बात करें, क्लोरीन से कम सल्फर और ऑक्सीजन से भी कम सल्फर। तो बताओ ये क्या हो गया, मिनिमम, और ये क्या हो गया, मैक्सिमम। तो बेटा मैं इन चार में बोल रहा हूं, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड, यानी फ्लोरीन। क्या बेटा क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। बेटा यहां पर ये एक ऑर्डर दिया हुआ है, और ये ऑर्डर कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी अवरोही। कैसा ऑर्डर है, अवरोही। आरोही मतलब होता है बढ़ता, और अवरोही होता है घटता। तो देखो यहां पर ये घटता हुआ क्रम दिख रहा है। तो ये कह रहे हैं कि किसके, ये कथन सत्य है किसके लिए। बेटा यहां देखो ये क्रम है घटता हुआ, यानी अवरोही है, और यहां क्या लिखा है, आरोही। गलत हो गया, आरोही गलत है, तो आरोही है ही नहीं है, अवरोही। आरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ता। तो बेटा यहां से यही एक क्लियर हो गया कि ये आंसर तो थर्ड हो गया। अब जरा देखिए बेटा, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। N-3 नाइट्रोजन के पास होता है बेटा 7 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए, हो गए कितने, 10। ऑक्सीजन के पास होते हैं 8, 2 आ गए, हो गए 10। फ्लोरीन के पास होते हैं 9, 1 आ गया, 10। सोडियम के पास होते हैं 11, 1 चला गया, तो हो गया 10। यानी ये सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जो आकार होता है यानी साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। तो देखो जरा, निगेटिव चार्ज बढ़ने के साथ साइज बढ़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज घटने के साथ साइज बढ़ेगा। यानी जिसका ज्यादा पॉजिटिव उसका साइज कम, जितना ज्यादा निगेटिव उसका साइज ज्यादा। तो बताओ ये जो ऑर्डर है अवरोही क्रम किसका है, आकार का अवरोही क्रम है। तो आंसर बेटा हो जाएगा 52 का थर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, sp3d संकरण में यदि लंबे और छोटे सिग्मा आबंधों का अनुपात 1:1 हो। जरा देखो बेटा, अगर हम लोग लोन पेयर की बात ना करें तो sp3d का जो शेप होता है वो कैसा होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये शेप है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो यहां पर मान लो ये सेंट्रल एटम X,
ठीक है, सेंट्रल एटम X हो गया, और ये तो इसको बोलते हैं sp3d यानी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। अब जरा देखो यहां पर क्या कह रहे हैं कि अगर sp3d संकरण में, और ध्यान देना sp3d संकरण में ये वाले बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं एक्सियल, और इन वाले बॉन्ड को बोलते हैं इक्वेटोरियल। क्या बोलते हैं? एक्सियल और इक्वेटोरियल। जो ये बॉन्ड होते हैं एक्सियल वाले, ये होते हैं लंबे, और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ क्या होती है? छोटे। यानी कि एक्सियल अच्छी और इक्वेटोरियल, तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ कौन सी ज्यादा होती है? एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है इक्वेटोरियल से। अब जरा ध्यान देना बेटा, sp3d के केस में लोन पेयर को हम लोग कहां रखते हैं? इक्वेटोरियल। एक होगा तो भी यहां पर, दो होंगे तो यहां पर, तीन होंगे तो भी यहां पर, यानी कि लोन पेयर की पोजीशन sp3d के केस में कहां होती है? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। कहां पर होती है? इक्वेटोरियल। अब बताओ बड़े बॉन्ड कितने हैं? दो। बड़े बॉन्ड कितने हैं? दो। और छोटे बॉन्ड यहां पर कितने हैं? तीन। छोटे बॉन्ड कितने हैं? तीन। अब यहां पर कह रहे हैं ये कि लंबे और छोटे जो सिग्मा बॉन्ड का अनुपात 1:1 हो, यानी अगर ये दो हैं तो ये भी दो हो जाएं, ये भी दो हो जाएं, और दो तब होंगे कि जब क्या आ जाए? एक लोन पेयर आ जाए। क्या हो जाए? एक लोन पेयर। यानी कि यहां पर दो लंबे हो जाएंगे, दो छोटे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तब होगा जब एक लोन पेयर आ जाए। तो बोल रहे हैं कि यहां पर ऐसा कब होगा कि जब छोटे और लंबे आबंधों का अनुपात 1:1 हो, यह तो कितने एकाकी युग्म यानी लोन पेयर होंगे? तो आंसर हो जाएगा लोन पेयर कितना होना चाहिए बेटा? एक। लोन पेयर कितना होना चाहिए? एक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना सही हो गया। क्या बात समझ में आ रही बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए 54 नंबर क्वेश्चन। यहां पर कथन 1 कथन 2 दिए हुए हैं। B2H6 बेटा, B2H6 अगर हम लोग बनाएं तो ये अपना B2H6 हो गया। ये तो ये अपना B2H6 हो गया बेटा, ठीक है। अब जरा देखिए यहां पर कितने BH बॉन्ड हैं? 1 2 3 4 5। तो यहां पर ये वाला जो बॉन्ड है बेटा, इसी को बोलते हैं बनाना बॉन्ड। और यहां पर इन तीन सेंटर के बीच BHB बॉन्ड, ये इसी को बोलते हैं कि हम लोग बनाना बॉन्ड। और बनाना बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर देखो जरा, बोरान हाइड्रोजन बोरान, यानी कितने सेंटर हो गए? 3। और इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए? 2, यानी 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और जो ये टर्मिनल बॉन्ड है बेटा, ये कितने? 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। यानी 4 BH कैसे हैं? 4 BH बॉन्ड कैसे हैं बेटा? 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 BHB बॉन्ड कैसे हैं? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिन्हें को बोलते हैं बनाना बॉन्ड। क्लियर है? और ध्यान देना बेटा, ये जो बनाना बॉन्ड है वो ये अगर प्लेन मान लें तो ये अबव द प्लेन, तो ये वाला बनाना बॉन्ड क्या होगा? बिलो द प्लेन। यानी एक प्लेन के बाहर और एक प्लेन के अंदर। और ये 4 हाइड्रोजन और 2 बोरान, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन और 2 बोरान, ये होते हैं बेटा कहां पर? प्लेन में। तो टोटल एटम कितने हो गए प्लेन में? 6। तो 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 2 बोरान 4 टर्मिनल हाइड्रोजन, ये होते हैं प्लेन में। और ये जो बनाना बॉन्ड है, ये BHB यानी ये जो हाइड्रोजन है अबव द प्लेन और ये वाला हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। तो अब देखिए समझ में आ जाएगा कि B2H6 में किनारे वाले 4 BH बॉन्ड, यानी किनारे वाले 4 BH बॉन्ड 3 सेंटर्ड यानी कि 3 केंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या? नहीं, 3 केंद्रीय नहीं बेटा, 2 केंद्रीय और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा? गलत। तो 3 सेंटर्ड की जगह अगर लिखा होता 2 सेंटर्ड यानी द्विकेंद्रीय और द्वि इलेक्ट्रॉन बंद, ठीक, तो यह सही हो जाता। B2H6 में किनारे वाले B2H6 में B2H6 में किनारे वाले 4 हाइड्रोजन
और 2 बोरान, किनारे वाले 4 हाइड्रोजन और 2 बोरान परमाणु एक ही तल में होते हैं। बिल्कुल बात सही है। तो कथन 2 सही हो गया, कथन 1 गलत हो गया। तो 1 गलत 2 सही, तो कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है, और इसका आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा? थर्ड। क्या बात समझ में आ रही बेटा? आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 55। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटीएम दाब पर, और ये जो कंडीशन है वो एनटीपी कंडीशन है बेटा। O2 गैस का कितना आयतन आवश्यक होगा जो समान परिस्थितियों पर 2 लीटर प्रोपेन को जला देगा? जला देना यानी मतलब कंबसन करना, जला देना मतलब यहां पर क्या है? कंबसन। तो बेटा प्रोपेन का कंबसन कराओ, और प्रोपेन का जब कंबसन होता है तो जरूरत पड़ती है बेटा किसकी? ऑक्सीजन की। तो यहां पर हम लोग प्रोपेन लिखे बेटा, तो प्रोपेन होता है C3H8, C3H8। कंबसन का मतलब होता है बेटा ऑक्सीजन से रिएक्शन, कंबसन का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन। तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमेशा हाइड्रोकार्बन के कंबसन से, हाइड्रोकार्बन के कंबसन से जो प्रोडक्ट होता है वो फिक्स होता है CO2 और वाटर, CO2 और वाटर। अब जरा देखो, पहले बैलेंसिंग करें इसकी। जरा बैलेंसिंग करने पर बेटा सबसे पहले बैलेंस करना है कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन। यही सीक्वेंस में बैलेंस करना है। पहले कार्बन बैलेंस करो, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन। तो कार्बन बेटा कितने हैं? 3, तो यहां पर मैंने 3 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं? 8, तो हाइड्रोजन 8 हैं, तो मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा 4। इसके बाद हम लोग ऑक्सीजन बैलेंस करें, तो इधर अगर ऑक्सीजन देखें बेटा कितने हो गए? 3 दूनी 6 और 4, और 6 और 4 कितना होता है? 10। तो बेटा ये बैलेंसिंग से ये कितना हो जाएगा? 5। तो ये रिएक्शन हो गई बेटा बैलेंस। अब हम लोगों को बहुत आसान हो गया। तो बैलेंस इक्वेशन से ये समझ में आ रहा है कि ये अगर 1 लीटर खर्च होगी तो ये होगी बेटा 5 लीटर। 1 लीटर के लिए कितना चाहिए? 5 लीटर। 1 लीटर के चाहिए 5 लीटर। तो बताओ ये 2 लीटर प्रोपेन है, तो 2 लीटर के लिए कितनी चाहिए? 10 लीटर। तो बेटा आंसर हो गया 10 लीटर, और ये ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, इथेनॉलिक NaCN, NaCN हो या KCN हो कोई दिक्कत नहीं, Na+CN-, और CN- एक क्या बेटा? अच्छा एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। और ये न्यूक्लियोफाइल जो एल्काइल होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल CN- यहाँ अटैक करेगा और ये Cl लीव कर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl। और ऐसा कहां पर दिया बेटा? CH3 CH2 Cn। आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा? फर्स्ट। तो 56 का आंसर हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। निम्नलिखित यौगिकों में HBr के साथ सबसे कम योगात्मक अभिक्रिया देगा। तो कह रहा है कि HBr किसके साथ योगात्मक अभिक्रिया सबसे कम देगा? तो बेटा ध्यान देना, यहां पर एक ऑप्शन है एल्केन, 2 मेथिल ब्यूटेन एक क्या है? एल्केन है, एल्केन है। और 2 मेथिल ब्यूटेन एक एल्केन है, और एल्केन कौन सी रिएक्शन देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन रिएक्शन। और कौन सी टाइप की प्रतिस्थापन? फ्री रेडिकल मुक्त मूलक प्रतिस्थापन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन रिएक्शन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन रिएक्शन देते हैं। बेटा इनमें पाई बॉन्ड नहीं होता, और पाई बॉन्ड नहीं है तो एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे। एडिशन रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए? पाई बॉन्ड होना चाहिए। एक पाई टूटता है, 2 नए सिग्मा बनते हैं, उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो योगात्मक अभिक्रिया तो ये देंगे ही नहीं। अब वो बोल रहा है कि योगात्मक अभिक्रिया सबसे कम कौन देते हैं? तो ये तो देते ही नहीं। अब दे, बट यहां पर पूछने का मतलब है कि वो दे भी रहे हैं बट कम रेट के साथ दे रहे हैं। तो देखना जरा, ये बेटा प्रोपीन है, ये ब्यूटूइन है, और ये बेंजीन है। तो बेटा आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा? 4, क्योंकि बेंजीन में पाई बॉन्ड तो होते हैं और 3 होते हैं, लेकिन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से
एडिशन, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं तो ये पाई बॉन्ड जल्दी टूटते नहीं हैं और ये जल्दी टूटेंगे नहीं, तो ये एडिशन रिएक्शन बहुत कम रेट से देते हैं या बहुत कम देते हैं। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, 2 ग्राम ए है, 18 ग्राम वाटर में मिलाने पर, बेटा मैंने वाटर लिया 18 ग्राम और उसमें मैंने ए मिला दिया, 18 ग्राम वाटर में क्या मिला दिया? ए, तो एक विलयन तैयार हो गया। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? बेटा द्रव्यमान प्रतिशत यानी परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वेट। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत। अच्छा, अगर हम लोग विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालें तो ऊपर विलेय का द्रव्यमान, और विलेय का द्रव्यमान कितना है? 2 ग्राम, अपान में विलयन का द्रव्यमान, और विलयन का द्रव्यमान मतलब विलेय और विलायक दोनों का टोटल, यानी 2 ग्राम और 18 ग्राम, ये कितना हो गया बेटा? 20 ग्राम, और इनटू परसेंटेज की बात कर रहा है तो इनटू क्या कर दिया? 100। फिर से देखो, अगर हमें विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो विलेय का भार अपान में विलयन का भार, और विलयन का भार कैसे निकलेगा? विलेय और विलायक दोनों को जोड़ दो, 18 और 2 कितना हो गया? 20, तो ये हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 20 5 100 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा बेटा कितना परसेंट? 10%। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? 3rd। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दुग्ध शर्करा, दुग्ध शर्करा किसको बोलते हैं बेटा? लैक्टोज को। दुग्ध शर्करा लैक्टोज को बोलते हैं, और लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, इसका मतलब कि ये 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी है, और ये 2 मोनोसैकेराइड कौन सी हैं? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, ये ठीक। अब बेटा एक चीज समझना, जब इनके 2 मोनोसैकेराइड के बीच में ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ जाते हैं, ये कौन सा बॉन्ड है? ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज आपस में किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सी? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो ये दोनों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ जाते हैं, तो ये बोल रहा है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके किसके बीच होती है। तो ध्यान देना बेटा, इसका कौन सा 1 और इसका कौन सा 4, इसका 1 कार्बन और इसका 4th कार्बन, और इसका भी बीटा फॉर्म और इसका भी बीटा फॉर्म। क्लियर है? तो ध्यान देना, तो यहां पर 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ना कि 1,2। तो बेटा यहां पर देखो जरा 1,2 1,2, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए, ठीक है। यहां 1,2 ग्लाइकोसिडिक, यहां देखो 1,4 1,4। ध्यान देना, गैलेक्टोज का कौन सा 1 और ग्लूकोज का कौन सा 4, तो यहां पर हो जाएगा गैलेक्टोज का C1 और ग्लूकोज का C4। आंसर हो जाएगा कौन सा? 4। बट ध्यान देना बेटा, दोनों का बीटा फॉर्म लेते हैं। कौन सा फॉर्म? बीटा फॉर्म, ना कि अल्फा बीटा, ना कि अल्फा अल्फा। तो बेटा आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? 4th। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 60 नंबर। 2 मोलर NaCl में AgCl की सॉल्बिलिटी। ध्यान देना बेटा, AgCl ये AB टाइप है, और जो उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया वो भी AB टाइप है। तो AB टाइप में AB टाइप, इसके लिए डायरेक्ट आप याद रखो कि जो S डैश होता है सॉल्बिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, तो सॉल्बिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन को हम लोग बोल रहे हैं S डैश, और ये होता है बेटा KsP/C, KsP/C। और ये C क्या है? कॉमन आयन की कंसंट्रेशन, कॉमन आयन की कंसंट्रेशन। तो बताओ यहां पर AgCl और NaCl में कॉमन आयन कौन सा है? Cl, और ये AB टाइप का है। तो अगर हम लोग बात करें NaCl टूटेगा Na प्लस Cl माइनस, तो बताओ यहां अगर ये 2 मोलर है तो Cl माइनस भी कितना होगा? 2 मोलर। तो यहां पर कितना रख देंगे? यहां पर 2 मोलर। तो देखो जरा KsP बेटा दिया हुआ है AgCl का 1.8,
इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइड बाई 2 मोलर। तो ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.9, तो 0.9 को हम लोग लिख दें 9, तो ये 10 की घात माइनस 11 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 9 इंटू 10 की घात माइनस 11, आंसर नंबर सेकेंड। क्या बात समझ में आ रही है? आंसर नंबर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 61। कथन 1 और कथन 2। बेटा कम लैटिस एंथैल्पी, यानी लैटिस एंथैल्पी का मतलब होता है लैटिस एनर्जी। जब आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं तो 1 मोल आयनिक क्रिस्टल फॉर्म होते समय जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग बोलते हैं, सॉरी, गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन। गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन के मिलने से, गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन से 1 मोल आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते समय जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी या जालक एंथैल्पी। तो ध्यान देना, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी ये आयनिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। तो कह रहे हैं यहां पर कम जालक एंथैल्पी वाले आयनिक यौगिक अधिक स्थायी होते हैं, नहीं, ज्यादा जालक एंथैल्पी वाले आयनिक यौगिक ज्यादा स्थायी होते हैं। ऐसा होता तो सही होता। तो यहां पर क्या लिख दिया इन्होंने, कम, और कम की जगह अगर ज्यादा लिख देते तो ये स्टेटमेंट हो जाता सही। तो अभी तो ये क्या है, गलत। उच्चतम आवेश वाले आयनों और छोटी त्रिज्याओं वाले के लिए जालक एंथैल्पी अधिक होती है। तो बेटा ध्यान देना, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और चार्ज का मतलब यहां पर Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड, ठीक, Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो देखो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो चार्ज का मल्टीप्लिकेशन अगर ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहां पर कह रहे हैं कि उच्चतम आवेश वाले आयन, और देखो जरा साइज अगर कम होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो बिल्कुल बात सही है, उच्चतम आवेश वाले आयन और छोटी त्रिज्याओं के लिए जालक एंथैल्पी अधिक होती है। वे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो कथन 1 गलत, कथन 2 सही। तो 1 गलत 2 सही, आंसर हो गया थर्ड। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की संख्या किसमें होगी? सर्वाधिक हाइड्रोजन अणु की संख्या अधिकतम किसमें होगी? बेटा 2U, यानी कि U का मतलब यहां पर क्या है, AMU। तो बताओ ये 2 AMU हाइड्रोजन है। 2 AMU हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग इसको हाइड्रोजन गैस माने, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसा तो लिखा नहीं कि हाइड्रोजन एटम है कि हाइड्रोजन गैस है, तो अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस माने तो ये क्या है, H2, यानी 2U H2 है। इसका मतलब एक बताओ कि अगर हाइड्रोजन एटम है तो इसका जो एक एटम का मास होता है वो 1 MU, एक एटम का मास 1 MU। तो अगर ये एक मॉलिक्यूल होता तो कितना होता, 2 AMU। क्या होता, 2 MU। और यहां पर है क्या, ये 2 AMU, और 2 AMU अगर हाइड्रोजन है यानी ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। क्या है, एक मॉलिक्यूल है। क्लियर है? तो ये एक मॉलिक्यूल है। अब यहां पर देखो जरा, 2 ग्राम हाइड्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब, और मास है बेटा 2 ग्राम, मोलर मास होता है हाइड्रोजन का 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 यानी मोल कितना हो गया बेटा, मोल होता है मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो मास होता है ग्राम में, मोलर मास भी होता है ग्राम में। तो मास बेटा 2 ग्राम, मोलर मास हाइड्रोजन का 2, तो काटोगे कितना मोल आ गया, 1 मोल। तो ये एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, ये 1 मोल हाइड्रोजन है। अब ये जरा बताओ 11.2, अगर 22.4 लीटर कोई गैस होती, 22.4 लीटर कोई गैस होती तो होता 1 मोल, और अगर यहाँ 11.2 यानी आधा है तो ये कितना मोल है, आधा मोल। क्लियर है? और यहां पर ये कितना सीधे लिख दिया इन्होंने, 2 मोल, 2 मोल हाइड्रोजन। तो बेटा ये एक मॉलिक्यूल है, ये 1 मोल मॉलिक्यूल है, ये आधा मोल मॉलिक्यूल है, ये 2 मोल मॉलिक्यूल है। तो सबसे ज्यादा नंबर
हाइड्रोजन के कहाँ होंगे, यहां पर 2 मोल हाइड्रोजन। क्लियर है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, SF6 संकरण में उपस्थित d ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? तो बेटा SF6 का पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालें। SF6 में अगर हम लोग निकालें तो फार्मूला होता है हाफ, सेंट्रल एटम के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन, और सल्फर सेंट्रल एटम है और इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, प्लस मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होते हैं। तो 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हो गए, 6, और कोई चार्ज है नहीं, तो 6 प्लस 6 12 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, 6। और 6 का मतलब हो जाता है बेटा sp3d2। sp3d2। अब बेटा sp3d2 में जो d है ये फिक्स है, कौन कौन से, d z² और d x² y²। क्लियर है? आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर्थ। तो 63 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रिया। समतापी प्रक्रिया का मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या बेटा, कांस्टेंट है। तो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, 0। कह रहे हैं कि उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रिया में आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन होगा, और इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू बराबर होता है NCV डेल्टा टी। डेल्टा यू क्या होता है, NCV डेल्टा टी। और यहां से अगर ये बात बोल दिया कि समतापी है तो डेल्टा टी क्या हो गया, 0, और डेल्टा टी जैसे 0 रखोगे तो मल्टीप्लाई सब कुछ क्या हो जाएगा, 0, यानी डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0। आंसर बेटा हो जाएगा कौन सा, थर्ड। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बात करते हैं हम लोग 65। यहां पर एक कीटोन दिया हुआ है और इनके दोनों के आइसोमर दिए गए हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। तो अब देखना है कि यहां पर कौन सा आइसोमर है, जरा देखना। इसमें अगर हम लोग IPSC नंबरिंग करें तो नंबर 1 इधर से देंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर से नजदीक होगा। तो 1 2 3 4 5 6, यहां से 1 2 3 1 2 3 4, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6। तो बेटा कीटोन की पोजीशन 3rd है, यहां पर कीटोन की पोजीशन 2 है। तो ये पोजीशन आइसोमर हो सकते हैं, पोजीशन आइसोमर। अब जरा ध्यान देना, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें एक से ज्यादा वैलेंसी हो, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें एक से ज्यादा वैलेंसी हो, जैसे कीटोन, एक से ज्यादा वैलेंसी, इधर एक और एक, ये 2 वैलेंसी है, और यहां पर कुछ कार्बन और कुछ होंगे, तो हम अगर दोनों तरफ कुछ चेंज कर दें तो फिर हम लोग उसको बोलते हैं मध्यावयवता यानी कि मेटामर। क्या बोलते हैं, मेटामर। अब जरा देखना यहां पर बेटा ये कीटोन एक तरफ कितने कार्बन है, चलो इसको हटा दें थोड़ा सा। एक तरफ अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 कार्बन, और इधर देखें तो 1 कार्बन। लेकिन अब जरा देखो यहां पर कितने, 2 कार्बन, और इधर देखें तो टोटल कार्बन कितने, 3 कार्बन। तो क्या दोनों तरफ चेंज हो गया, देखो इधर 1 कार्बन था, अब कितने हो गए, 3 कार्बन, इधर 4, तो अब हो गए 2, तो दोनों तरफ चेंज हो गया, तो इसको बोलेंगे मेटामेरिज्म। तो बताओ ये पोजीशन आइसोमर भी है और मेटामर भी है। मेटामर का मतलब होता है मध्यावयवता और पोजीशन आइसोमर का मतलब होता है स्थान समयावता। तो बताओ यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, पोजीशन एंड मेटामर बोथ। तो स्थान समयावता और मध्यावयवता यानी फर्स्ट एंड थर्ड दोनों। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर्थ। क्लियर है? लेकिन अगर यहां पर ऐसा ऑप्शन ना होता दोनों का, तब आप क्या लगाते आंसर? तो बेटा ध्यान देना, मेटामर यानी मध्यावयवता को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं, तो आंसर फिर मेटामर होता। आंसर क्या होता, मेटामर। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। इसको बताने से पहले बेटा मैं एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं। ये
मैंने यह साइक्लोहेक्सेन बनाया और अगर इस पर CONH2 लिख देता तो बेटा IUPAC का एक नया रूल है कि अगर रिंग के जस्ट बाहर कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ जाए, कार्बन कंटेनिंग मुख्य क्रियात्मक समूह आ जाए, तो हम लोग जो मेन कार्बन चेन है वो क्या है, ये। ठीक, अब जब ऐसा हो तो एक इसका स्पेशल नाम लिखते हैं हम लोग। वैसे तो इसका नाम है एमाइड, लेकिन अगर रिंग के जस्ट बाहर जुड़ जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सामाइड। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सामाइड। ठीक है, तो रिंग के जस्ट बाहर अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग वाला आ जाए तो उसका एक स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं, और एमाइड का स्पेशल सफिक्स का नाम होता है कार्बोक्सामाइड, एल्डिहाइड का कार्बल्डिहाइड, ऐसे ही नाइट्राइल का कार्बोनाइट्राइल। तो अभी यहां पर एमाइड है तो नाम हो जाएगा कार्बोक्सामाइड। तो देखो जरा, तो ये हो गया। अब जरा यहां पर इन्होंने जो क्वेश्चन दिया वहां हाइड्रोजन हटा दिया गया, तो हाइड्रोजन की जगह दो सब्स्टिट्यूएंट, यानी ये एमाइड का क्या है, एमाइड का क्या है, व्युत्पन्न हो गया। ठीक है, डेरिवेटिव। तो एक तरफ लगाया इन्होंने मिथाइल और एक तरफ लगाया इन्होंने इथाइल। तो बेटा अब नाम देखो जरा क्या हो गया। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, पहले इथाइल फिर मिथाइल, और कहां से जुड़े हुए हैं, एन से, तो एन इथाइल एन मिथाइल, एन इथाइल एन मिथाइल। रूट वर्ड यहां पर, सॉरी, प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी हो जाएगी, ये प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी हो जाएगी, ये। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन अगर ये है तो रूट वर्ड कितने का हो गया, रूट वर्ड हो गया 6 का, और ये रूट वर्ड साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। तो देखो जरा, एन इथाइल एन मिथाइल, एन इथाइल एन मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन और ये क्या, कार्बोक्सामाइड। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। तो बेटा प्रिंसिपल कार्बन चेन कितने की है, 6 की। प्रिंसिपल कार्बन चेन कितने की है, 6 की। उससे जस्ट बाहर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग लगा हुआ है, तो इसका एक स्पेशल सफिक्स यूज किया गया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कार्बोक्सामाइड। तो नाम हो गया एन इथाइल एन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। आंसर हो गया बेटा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ऋणायन में कौन सबसे दुर्बल संयुग्मी क्षार है। दुर्बल संयुग्मी क्षार, बेटा ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट है यानी संयुग्मी है वो वीक होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो संयुग्मी है, कॉन्जुगेट संयुग्मी है, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो संयुग्मी होगा वो क्या होगा, वीक बेस। ठीक, अब जरा देखो, ये बेटा सब तुम्हें दिए हुए हैं संयुग्मी क्षार, तो इनके एसिड बना लो। तो इनको सबको एक H+ दे दो तो बन जाएगा HClO4 HClO4 HClO3 HClO2 और HClO। इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, HClO4। सबसे ज्यादा अगर एसिडिक होगा HClO4 तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या होगा, वीक होगा। तो बताओ यहां पूछा क्या जा रहा है, सबसे दुर्बल संयुग्मी क्षार। तो आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा, फर्स्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट। 68, बेंजीन का जो क्वथनांक है वो है कितना, बेंजीन जब प्योर बेंजीन है तो उसका क्वथनांक कितना है, 353.23 केल्विन। जब 1.80 ग्राम गैर वाष्पशील विलेय यानी नॉन वोलाटाइल, यानी जिसकी वाष्प ना बने, ऐसा सॉल्यूट तुमने डाल दिया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखो जरा, 1.80 ग्राम गैर वाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है, तो क्वथनांक कितना अब हो गया, बढ़ के 354.11, यानी कि जो
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी वो कितना होगा बेटा, बढ़ के हो गया इतना 354 354.11 354.11 माइनस पहले कितना था 353.23 केल्विन ये था। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.88 केल्विन, क्या आ जाएगा 0.88 केल्विन। ठीक, तो ये डेल्टा टीबी हो गया। अब देखो यहां पर कह रहे हैं कि जो सॉल्यूट तुमने मिलाया है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ गया, तो उसका जो मोलर मास है उस सॉल्यूट का यानी विलेय का मोलर मास लगभग मोलर मास कितना होगा, और बेंजीन का के भी दिया हुआ है। तो बेटा हमारे पास डेल्टा टीबी का फॉर्मूला है, क्योंकि यहां पर वोलेटाइल सॉल्यूट का के बारे में कुछ बोला नहीं, वांटा फैक्टर हम लोग क्या मान लेंगे 1, तो डेल्टा टीबी बराबर आई माने हमने मान लिया 1 आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान में वेट ऑफ सॉल्यूट अपान में वेट ऑफ लिख ही देते हैं। तो बेटा मोलैलिटी की जगह मैं लिखने जा रहा हूं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट का मतलब क्या होता है विलेय, तो विलेय के मोल अपान में विलायक का भार इन केजी, विलायक का भार इन केजी, और ये बेटा मोल होता है वेट डिवाइड बाय मोलर मास, तो वेट सॉल्यूट का अपान में मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का, वेट सॉल्वेंट का इन ग्राम, और अगर ग्राम में ना हो तो इन केजी, और अगर केजी में ना हो ग्राम में तो ऊपर क्या कर देंगे हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई, तो अगर ये ग्राम में हो तो ऊपर क्या कर दिया हमने 1000 का मल्टीप्लाई। तो देखो डायरेक्ट अब करने जा रहे हैं, तो मोलैलिटी वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 1.8 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, कितना है 90, और अगर ग्राम में है तो ऊपर हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये बेटा डेल्टा टीबी आ चुका है, तो मैं अब इसकी जगह क्या रखने जा रहा हूं 0.88। तो बेटा मोलैलिटी निकालना है, तो मोलैलिटी मैंने इधर ले आया, ये बेटा मोलैलिटी नहीं सॉरी क्या निकालना है मॉलिक्यूलर वेट, तो ये है मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो ये इधर ले आए, तो बताओ केबी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2.53 इंटू 1.8 इंटू 1000 डिवाइड बाई 0.88 इंटू 90, 0.88 इंटू 90, तो देखो मैंने ये नीचे कर दिया, तो पहले से 90 था ही, ये हो गया, केबी के मैंने 2.53 रख दिया 1.8 और ये मैं एम इधर ले आया, यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इधर ले आए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये अप्रॉक्स में क्या आ जाएगा 58 मोलर मास इसका आ जाएगा ग्राम पर मोल। क्लियर है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट 58 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 कह रहे हैं कि बेटा मीथेन का 4 ग्राम अगर दहन से उत्पन्न ऊष्मा कितनी है, तो मीथेन का कंबसन कराया तो 4 ग्राम से कितनी ऊष्मा निकली है 2.5 किलो कैलोरी, इतनी हीट निकली। अब बेटा 4 ग्राम, और ध्यान देना यहां पर पूछ रहा है दहन की ऊष्मा, दहन की ऊष्मा होती है बेटा पर मोल में, किसमें पर मोल, यानी एक मोल की जो एक मोल का कंबसन कराने पर जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोलते हैं दहन की ऊष्मा, और ये हमेशा क्या होती है बेटा निगेटिव, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है यानी एनर्जी हीट रिलीज होगी, यानी डेल्टा एच क्या लिखेंगे निगेटिव। तो दो बातें हैं यहां पर, डेल्टा एच निगेटिव ही होना चाहिए, ठीक है, तो यहां पर तो 2.5 हो गया। क्लियर? अब देखो अब करने जा रहे हैं
तो बेटा इस ग्राम को पहले मोल बना लो। तो बताओ यहां पर मीथेन का मोलर मास कितना होता है? मीथेन का मोलर मास 16, तो मास डिवाइड बाई मोलर मास, मास 4 ग्राम, मोलर मास 16, तो यह कितना हो जाएगा? 1/4 मोल। कितना मोल हो गया? 1/4 मोल। तो बेटा 1/4 मोल का अगर इतना है तो 1 मोल का कितना होगा? चौथाई मोल का अगर इतनी हीट रिलीज, चौथाई मोल का कंबसन कराने पर इतनी हीट रिलीज हो रही है, तो 1 मोल का कंबसन कराएंगे तो 4 गुना होगी। तो यहां पर जो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 2.5 इंटू 4, यानी 10 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन अगर यहां पर पूछ रहा है दहन की ऊष्मा, यानी पूछ रहा है डेल्टा एच, तो हमें साइन सहित लिखना पड़ेगा -10 किलो कैलोरी आंसर। तो बताओ यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड -10 किलो कैलोरी पर मोल। नेक्स्ट, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध का मतलब होता है इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर या मॉलिक्यूल के बीच में। तो आंसर है मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में। जैसे कि यहां पर ये A है और ये A है, दो एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, मैंने दोनों मॉलिक्यूल मतलब एक ही चीज के दो मॉलिक्यूल लिए हैं। तो अगर इनके बीच ऐसा हो जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? तो यहां पर देखो जरा, ये आर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो यहां पर हो गया इंट्रा, कौन सी हो गई? इंट्रा। तो ये तो इंट्रा हो गया, और हमें पूछ क्या रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये वाला तो नहीं होगा। जरा देखो HF, तो यहां पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच कौन सी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटर मतलब होता है बिटवीन, क्या होता है? बिटवीन मॉलिक्यूल, बिटवीन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच में। तो बताओ यहां भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। H2O2 में भी दो मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? दोनों, फर्स्ट एंड सेकेंड। आंसर कौन सा? फोर्थ। तो HF और H2O2, लिक्विड HF एंड H2O2 दोनों में क्या पाई जाती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 71, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? जरा देखो बेटा, यहां पर जिंक +2 पहले था, अभी भी जिंक +2, तो पहले भी +2 बाद में +2। Na+1, अभी भी Na+1। ऑक्सीजन -2 बाद में भी -2। तो ये बेटा रेडॉक्स नहीं है, नॉन रेडॉक्स है। तो कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स नहीं है? तो ये हो जाएगा, रेडॉक्स नहीं है। यहां पर देखो, कैल्शियम +2, कैल्शियम +2, सोडियम +1, सोडियम +1, Cl -1, Cl -1। कार्बोनेट पहले भी था, कार्बोनेट बाद ही है, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी, तो ये भी नॉन रेडॉक्स है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? फोर्थ। आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। तो जब ये दो नहीं है नॉन रेडॉक्स, तो दो आंसर तो होगा नहीं, आंसर तो एक ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। ICl3, बेटा अगर हम लोग I और Cl में बात करें तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन है? Cl, और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव ये। तो बताओ इस पर क्या होगा? प्लस, अगर इनके बीच बॉन्ड बना ICl और सिंगल बॉन्ड बनेगा तो +1 -1। तो बताओ यहां पर जो आयोडीन है वो क्या हो जाएगा? क्योंकि इससे कितने Cl जुड़े हैं? 3, तो ये -1 +1 -1 +1। तो बताओ ओवरऑल इस पर कितना चार्ज आ गया? +3। तो यहां आयोडीन क्या है? +3। अगर यहां पर बेटा निकालोगे +1 +x -4, तो इसका आएगा कितना? +3। तो बेटा यहां पर +3 बाद में +3, Cl -1 अभी भी Cl -1, हाइड्रोजन +1 अभी भी +1,
ऑक्सीजन -2, अभी भी -2, तो ये भी एक नॉन रेडॉक्स है, यानी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। बेटा यहां पर एक डाइजोनियम क्लोराइड दिया हुआ है, उसकी रिएक्शन फिनॉल। तो बेटा डाइजोनियम सॉल्ट में जो बेंजीन डाइजोनियम, ये इतना पार्ट, ये एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम करता है। क्या? इलेक्ट्रोफाइल। और ये बेटा एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन। तो यहां पर ये फिनॉल है, फिनॉल में जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये बेटा होगा +M, और +M इलेक्ट्रोफाइल के लिए आर्थोपैरा निर्देशी होते हैं, आर्थोपैरा निर्देशी होते हैं। लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो कौन सा? पैरा वाला बनता है। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां अटैक करेगा? पैरा पर। तो देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इसकी पैरा पोजीशन पर ये, तो इसको बोलते हैं एजो ग्रुप। कौन सा? एजो, डाई एजो ग्रुप। तो ये हो गई रिएक्शन डाई एजोटाइजेशन। अब जरा देखो, अगर ये हो इतना ना होता तो बोलते डाई एजो बेंजीन। क्या बोलते? डाई एजो बेंजीन। तो बताओ इसके पैरा पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? तो यहां पर बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। इसकी इतने को बोलते हैं एजो बेंजीन, और इसके पैरा पर लगा है OH, तो बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और ये बेटा एक तरह की क्या है? डाई है। क्लियर है? ये क्या है? डाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 कह रहे हैं कि गलत कथन को चुनिए। बेटा समूह 14 यानी ग्रुप नंबर 14 के तत्वों द्वारा सामान्यतया +4+3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाती है। नहीं बेटा, +4 नहीं के साथ +3 नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया। अगर यहाँ +2 होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। तो बताओ अभी ये स्टेटमेंट क्या बोले इसको? गलत। ठीक। कार्बन और सिलिकॉन अधिकांश +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही है। ऊपर वाले हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं और नीचे वाले लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये बात बिल्कुल सही है। समूह 14 के तत्व अपने तत्वों में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था पर अपने निम्न ऑक्सीकरण अवस्था से कम अम्लीय बनाते हैं। बेटा गलत हो गया, कम की जगह यहां पर क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो ध्यान देना, समूह 14 के तत्व अपने तत्वों में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था पर अपने निम्न ऑक्सीकरण अवस्था से ज्यादा अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। ध्यान रखना। तो ऊपर वाले जो ऑक्साइड होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होंगे, नीचे वाले कम होंगे। तो यहां पर इन्होंने कह दिया कि जो 14 ग्रुप के तत्व हैं वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था पर अपने निम्न ऑक्सीकरण अवस्था से कम अम्लीय नहीं, ज्यादा अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो यह स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। तो बताओ यहां पर गलत कथन ही बताना था, तो गलत कौन हो गया? A एंड C। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? 4। आंसर कौन सा हो जाएगा? 4। तो 73 का आंसर हो गया 4। 73 का आंसर हो गया 4। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर मैच द कॉलम, सारणी 1 सारणी 2। ठीक। अब जरा यहां पर देखो, जरा इसका पहले हाइब्रिडेशन निकाल लें फिर शेप निकाल लेंगे। तो हाइब्रिडेशन अमोनियम का, सेंट्रल एटम कौन सा है? नाइट्रोजन। तो हम कैसे निकालते हैं? हाफ सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5, प्लस मोनोवैलेंट एटम यानी 4 हाइड्रोजन है, तो मोनोवैलेंट एटम कितना? 4, और चार्ज है अगर +1 तो हम लोग करते हैं -1। तो 5 और 4 9, -1 8, और 8 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा? 4, और 4 होता है बेटा sp3। अब जरा ध्यान देना, 4 और साइड एटम ये आया है नंबर 4
और इसी नंबर को साइड एटम से डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर दिया करो, यानी माइनस कर दिया करो। 4 - 4 0 लोन पेयर, तो था 4 के साथ यहाँ पर 4 है और sp3 हो गया 0 लोन पेयर। अब बताओ sp3 के केस में 0 लोन पेयर शेप कैसा हो जाएगा? चतुष्फलकी, चतुष्फलकी यानी टेट्राहेड्रल। तो बताओ अमोनियम को मैच कर देंगे किससे? चतुष्फलकी से। तो ए की मैचिंग हो गई थर्ड से, ए की मैचिंग थर्ड से, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ए की मैचिंग 3 में है थर्ड। BrF3, BrF3 सेंट्रल एटम ब्रोमीन, तो हाफ सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस मोनोवैलेंट एटम 3, कोई चार्ज नहीं है, तो 7 और 3 10 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 5, और 5 माइनस साइड एटम यानी इसमें कितने होंगे 2 लोन पेयर, और 5 के केस में हाइब्रिडेशन होता है sp3d। अब जरा ध्यान दो, sp3d के केस में अगर 2 लोन पेयर है तो जो शेप होता है वो होता है टी शेप। कैसा होता है? टी शेप। और ज्यादा अच्छा आंसर होगा बेंट टी शेप, मुड़ा हुआ टी शेप। तो आंसर इसका मैचिंग किससे हो जाएगी? 4 से। तो बी की मैचिंग हो जाएगी 4 से, बी की मैचिंग 4 से, तो आंसर ये पहला गलत हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। XeF2, XeF2 सेंट्रल एटम कौन सा हो गया? जीनॉन। हाफ सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, मोनोवैलेंट एटम 2, 8 2 10 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 5, और 5 का मतलब होता है sp3d। और देखो 5 माइनस 2 यानी लोन पेयर कितने हो गए? 3, तो यहाँ पर 3 लोन पेयर, और 3 लोन पेयर के केस में sp3d में शेप होता है लीनियर, रेखीय। कैसा हो जाएगा? रेखीय। तो इसकी मैचिंग हो जाएगी सेकंड से, तो सी की मैचिंग सेकंड से, और सी की मैचिंग सेकंड से, ये गलत हो गया। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? थर्ड। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, दिए गए साम्य में के लिए केपी का मान क्या होगा? बेटा ये कैसी टाइप की रिएक्शन है? एक कंपाउंड था, टूट गया 2 कंपाउंड में, यानी कि ए गिव्स बी प्लस सी टाइप की है, ए गिव्स बी प्लस सी टाइप की रिएक्शन है। और ऐसी टाइप की रिएक्शन के लिए जो केपी होता है वो होता है अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो बताओ ये सेम टाइप की रिएक्शन है, तो ये वाला फार्मूला सही होना चाहिए। अब जरा देखो यहाँ पर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर क्या लिख दिया 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, गलत हो गया। यहाँ होना चाहिए p, यहाँ हो गया p स्क्वायर, ये वाला भी गलत हो गया। यहाँ क्यूब, ये गलत हो गया। आंसर हो जाएगा कोई नहीं। आंसर कौन सा हो जाएगा? कोई नहीं। 76, 2 मोलल एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का मतलब यहां पर जो सॉल्वेंट है यानी विलायक है वो क्या हो गया? वाटर। और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18। तो बेटा यहां पर 2 मोलल यानी मोलैलिटी इन्होंने दे दिया सोल्यूशन की, कितनी? 2। जलीय विलयन है में विलेय के मोल प्रभाज, यानी मोल प्रभाज को बोलते हैं x, और विलेय यानी सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल प्रभाज का जो फार्मूला होता है वो होता है मोलैलिटी अपॉन में मोलैलिटी प्लस 1000 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। और बेटा मॉलिक्यूलर वेट किसका? सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का। ठीक, अब बताओ मोलैलिटी यहां पर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1000 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यहां पर वाटर है, तो कितना हो जाएगा? 18। और बेटा ये कैलकुलेशन आपको याद होनी चाहिए, 1000 डिवाइड बाई 18 होता है 55.55, और 55.55 प्लस 2 57.55, तो 2 अपान में 57.55, और बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.035, 0.035। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? थर्ड। आंसर कौन सा हो जाएगा?
थर्ड। नेक्स्ट 77, निम्नलिखित साम्य में से किसके लिए Kp ज्यादा होगा Kc कम होगा? बेटा Kp ज्यादा होने के लिए डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0। और डेल्टा Ng होता क्या है? गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। चलो इसमें करते हैं जरा। डेल्टा Ng गैसियस प्रोडक्ट, बेटा यहां पर सब गैस हो तो 2 माइनस और ये 1 और 1 2, तो 2 माइनस 2 0, और डेल्टा Ng 0 हो जाता है तो Kp बराबर Kc हो जाता है, तो यहां नहीं होगा। 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1, तो अब बताओ 1 क्या होता है? पॉजिटिव, यानी डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है। आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। यहां देखो जरा फिर से वही गैस गैस गैस, यानी 2 माइनस 2 0, डेल्टा Ng 0 हो गया, यानी Kp बराबर Kc। यहां पर देखो गैस 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 गैस, अब बताओ ये 2 माइनस 2 0, तो डेल्टा Ng क्या हो जाएगा? आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा यहां पर? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 में देखो जरा बेटा, यहां पर एक 6 मेंबर्ड रिंग है और उस पर एक कार्बन, 2 इथाइल, ये मिथाइल। तो इसमें यहां पर जरा देखो प्रिंसिपल कार्बन चेन अपनी कौन सी हो गई? ये। और अगर इसमें नंबरिंग करें तो देखो जरा यहां पर 2 कार्बन यानी CH2 CH3 है, तो इधर से जब करेंगे तो यहां पर जो साइक्लोहेक्साइल की पोजीशन है वो इधर से आएगी 3 पर और इधर से आएगी 2 पर, तो ये वाली सही हो जाएगी 1 2 3 4, यानी 2 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन, 2 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन। आंसर हो जाएगा थर्ड, 2 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन, 2 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, ABCD एक गैसेस सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। यहां पर सबके पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर दे दिए हैं। आंशिक दाब ABCD सभी के इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर दिए गए हैं। बोल रहा है कि Kp का वैल्यू बता दो। तो बेटा Kp होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन जो कोफिशिएंट है वो कहां जाएंगे? पावर में। तो प्रोडक्ट अपना हो गया C, और C का कोफिशिएंट क्या है? 1, और C का जो प्रेशर है बेटा वो कितना है? 0.6 और पावर 1। यहां पर D, और D का प्रेशर कितना है? 0.8 और पावर 3। रिएक्टेंट बेटा A और B, और A यहां पर क्या है? A है 0.2 और पावर 1, B 0.4 और पावर यहां पर 2। तो इसको बेटा अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9.6। बहुत कठिन नहीं है बेटा। देखो जरा इसको अगर हम लोग 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 लिखें तो ये 0.4, तो ये 2 बार कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो बहुत इजी कैलकुलेशन है। इसको सॉल्व करना आप, आ जाएगा आंसर कितना? 9.6। 9.6 आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? थर्ड। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत ही सिंपल, इसमें कुछ कठिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, 10 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का वेग 100 मीटर पर सेकंड है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और यहां मास और वेलोसिटी की बात हो रही है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वो फार्मूला लिखेंगे जिसमें मास और वेलोसिटी आए। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है H अपान में mv, H अपान में mv। अब जरा देखो यहां पर सब मीटर में है, लेमडा मीटर में है, यानी SI में है, तो ये सब किस में हो जाएंगी? SI में। तो ये भी SI में, ये भी SI में, ये भी SI में। और HI जो प्लैंक कांस्टेंट होता है उसकी जो SI यूनिट होती है, SI वैल्यू 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड अपान में मास। मास यहाँ पर मिलीग्राम में है और हमें बदलना है किलोग्राम में, तो बेटा 10 और ये मिलीग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए 10⁻⁻⁶। वेलोसिटी 100। क्लियर है? अब जरा देखो ये 10⁻², 10⁻³ हो गया, और 10⁻³ और 10⁻⁶, तो 10⁻⁻, ये पूरा सॉल्व करके ये कितना हो जाएगा? 10⁻³ और 10⁻³ ऊपर जाएगा, तो ये सब हटाएं अगर, तो ये ऊपर लिख देंगे 10⁻+3,
और 10 टू द पावर +3 लिखेंगे तो बताओ ये सॉल्व करके 6.6 इंटू 10 टू द पावर -31, 6.6 इंटू 10 टू पावर -31। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, निम्नलिखित यौगिकों के उनके पी के बी वैल्यू का सही ऑर्डर बताइए। तो बेटा ये जो कॉन्जुगेट बेस दिए हुए हैं, पहले हम लोग इनकी एसिड बना लें। अगर एसिड बनाएंगे तो ये हो जाएगा CH4, ये हो जाएगा वाटर, ये हो जाएगा एसिटिक एसिड, और ये हो जाएगा अमोनिया। अब जरा ध्यान देना, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाएं, एसिडिक स्ट्रेंथ का, और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ही के का ऑर्डर होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाए तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? एसिटिक एसिड, CH3COO CH3COOH। उससे कम वाटर होगा, उससे कम अमोनिया होगा, और उससे कम मीथेन होगा। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा ये, और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा अगर ये है तो इसका जो कॉन्जुगेट है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा अगर ये है तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या होगा? वीक बेस, यानी CH3COO- ये क्या होगा? वीक बेस। वीक बेस, और ये अगर वीक बेस है तो इसका Kb क्या होगा? कम होगा, और अगर Kb कम है तो इसका pKb क्या होगा? pKb सबसे ज्यादा होगा, यानी कि CH3COO- का pKb सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? तो यहां पर pKb का ही ऑर्डर बनाया डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो pKb में सबसे आगे कौन होगा? CH3COO-, और CH3COO- कहाँ है? थर्ड, और थर्ड बेटा यहां पर दो जगह है, तो ये ऑप्शन गलत। तो अगर ये सबसे ज्यादा pKb है तो ये बेटा सबसे कम pKb होगा इसका जो एनायन है, यानी CH3- pKb में सबसे कम पीछे आएगा, यानी फर्स्ट सबसे पीछे आएगा, और फर्स्ट यहां पर बचे हैं दो ऑप्शन, यही है। आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? सेकंड। तो बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। 82 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। उस सेल का व्यक्त करें जिसमें निम्नलिखित प्रतिक्रिया होती है, यानी अभिक्रिया होती है। और ये बेटा सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। किसकी गणना करना है? ई सेल की, और ई नॉट सेल दिया है। और ई सेल पता करना हो, ई नॉट सेल दिया है, तो हम लोग लगाते हैं कौन सी इक्वेशन? नर्स्ट इक्वेशन। कौन सी? नर्स्ट इक्वेशन। और नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान में एन, लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपान में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और यहां देखो प्रोडक्ट में बेटा प्रोडक्ट में यहां पर देखो जरा, ये सॉलिड है, और सॉलिड का जो एक्टिव मास होता है वो 1 रखते हैं, वो लेते नहीं। एक्टिव मास 1, और 1 लिख भी दोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर हमने प्रोडक्ट में आ गया Mg2+ की कंसंट्रेशन और को पावर 1। यहां पर जो रिएक्टेंट में ये सॉलिड है, यानी को उसका एक्टिव मास 1 हो जाएगा, Ag+ आयन की कंसंट्रेशन की पावर 2। ठीक है, अब जरा देखना एन फैक्टर कितना होगा। बेटा एक सिल्वर आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है? Ag में, यानी इसने एक Ag+ ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तो 2 Ag ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा? 2। और Mg ने, एक Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज में 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, यानी एन फैक्टर कितना हो गया? 2। तो यहां पर मैं डायरेक्टली एन फैक्टर लिखने जा रहा हूं, कितना? 2। और ई नॉट सेल यहां पर दिया हुआ है 3.17, तो यहां मैं रख दे रहा हूं 3.17। ठीक है, और Mg+2 और Mg+2 आयन की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है? 0.13 और Ag आयन की कंसंट्रेशन
अगर हम लोग इसको 10 टू द पावर में लिखें तो पॉइंट यहाँ 1 2 3 4, तो 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4 और इसकी पावर कितना 2। ठीक है, अब जरा देखो ये 10 टू पावर -4 की पावर 2 है, 10 टू पावर -8 और 10 टू पावर -8 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर +8, 10 टू पावर +8, ये हो गया। अब जरा इसको इधर ले आए तो ये पूरा हो जाएगा 1.3, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 7, तो ये पूरा इतना सॉल्व करने पर 1.3 इंटू 10 टू द पावर 7। अब जरा देखो बेटा 3.17 में ये कुछ वैल्यू कम हो रही है, 3.17 में ये वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि ये लॉग देखना, ये लॉग पॉजिटिव चीज है, अब पॉजिटिव चीज का लॉग पॉजिटिव होगा तो ये बताओ ये पूरा ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो ये कुछ कम हो रहा होगा, 3.17 में कुछ कम हो रहा है, तो बताओ 3.17 से थोड़ा सा आंसर कम होगा, तो ये तो ज्यादा हो गया गलत, ये भी ज्यादा है गलत, और ये दो ऑप्शन थोड़ा सा कम होगा बेटा, आंसर कौन सा हो जाएगा 2.96, और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। 3.17 इसको अप्रॉक्स में बात करें तो 0.06 लिख लें, तो 0.06 डिवाइड बाई 2 तो ये आ जाएगा 0.03 लॉग। अब इसकी बेटा अलग से वैल्यू, ये लॉग a इंटू बी करके, तो लॉग 1.3 प्लस लॉग 10 टू द पावर 7, और 10 टू पावर 7 है तो इसको क्या लिख सकते हो 7 log 10, और 7 log 10 कितना हो जाता है 7, और 1.3 1 से ज्यादा, log 1 से ज्यादा log 2 से कम, और ये ज्यादा नजदीक किसकी होगी 1 के, तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है लगभग 0.30, तो अगर 2.2.2 तीन बार 0.2.2 3 बार लगभग बढ़ाएं तो ये लगभग आ जाएगा कितना 0.36 के आसपास, तो ये 7.36 आसपास आ जाएगा, तो 7.36 के आसपास अगर आएगा तो 7.36 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 त्रिक 21, तो लगभग थोड़ा सा बहुत ज्यादा देखो 0.03, तो ये बहुत ही कम वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 2.96। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 83, एक मेटल है, उसका एटॉमिक वेट 56 है और इसका अणु सूत्र ज्ञात करो जिसके ऑक्साइड में मेटल कितना है 84%। बेटा मेटल का ऑक्साइड है, उसमें मेटल होगी ऑक्सीजन होगी, मेटल यहाँ पर 84% है तो ऑक्सीजन होगा यहाँ पर 16%। तो एम्पिरिकल वेट निकालने के लिए पहले परसेंटेज में, एटम के परसेंटेज में डिवाइड कर देते हैं किसका, एटॉमिक मास का, तो ये एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 और ये इसका मोलर मास दे दिया बेटा कितना 56। ठीक है, अगर इसको 28 से काटो तो ये कितनी बार कटेगा 2 बार, और ये कितनी बार कटेगा 3 बार, तो ये आ जाएगा 3/2 और ये आ जाएगा 1। बेटा हो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो करें तो दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे 2 से, तो ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3:1, तो बताओ ये फार्मूला हो जाएगा M3O2, सॉरी यहां भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो ये कितना हो जाएगा M3O2, क्या हो जाएगा M3O2। ये बेटा एम्पिरिकल फार्मूला हुआ, और एम्पिरिकल फार्मूला में अगर n का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यहाँ ऐसा कोई बात दिया नहीं है, तो n बराबर, यानी जो एम्पिरिकल फार्मूला में n का मल्टीप्लाई और n बराबर अगर 1 कर लें तो बताओ मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा M3O2। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा फर्स्ट 83, लास्ट 84 क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर नीचे दिए कथन 1 और कथन 2, दोनों FeH2O5NO+2 और ये संकर यौगिक अष्टफलकी हैं। बेटा अष्टफलकी, यहां पर देखो जरा कोऑर्डिनेशन नंबर, ये 5 और 1 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का जो शेप होता है वो कैसा होता है ऑक्टाहेड्रल, कैसा होता है ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकी, तो ये बात बिल्कुल सही है। तथा समान चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। समान चुंबकीय व्यवहार का मतलब अगर ये पैरामैग्नेटिक तो ये भी पैरामैग्नेटिक, ये डाया तो ये भी डाया, तो चेक करते हैं। अगर अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक यानी अनचुंबकीय, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0
तो बोलेंगे डायामैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकी। तो चलो देखो देखते हैं बेटा, यहाँ पर जो आयरन के कॉम्प्लेक्स में अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर NO है तो NO होता है हमेशा +1, ये होता है 0, ये x, तो x + 0 + 1 बराबर +2, तो x बराबर क्या हो जाएगा +1, क्या हो जाएगा +1। और आयरन +1 होता है, आयरन +1 में आयरन 26 4s2 3d6, 4s2 3d6। अब बताओ +1 है तो ये s से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो बताओ ये क्या हो जाएगा 4s1 3d6। तो बताओ 1 एम्पेयर यहाँ, 4 एम्पेयर यहाँ, टोटल एम्पेयर कितना हो गया बेटा 5। तो ये हो गई कैसी पैरा मैग्नेटिक यानी अनुचुंबकी। कैसी हो जाएगी अनुचुंबकी। जरा यहाँ पर देखो Cr x + 0 बराबर +3, x बराबर क्या हो गया +3, तो Cr +3, तो क्रोमियम +3 में देखें अगर तो ये होता है बेटा 24 4s1 3d5। अब बताओ +3 का मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये निकल गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 3d3। तो बताओ अनपेयर्ड कितने हो जाएंगे यहाँ पर 3, और अनपेयर्ड 3 हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो गया पैरा या अनचुंबकी। तो बताओ दोनों ही स्पीशीज क्या हैं अनुचुंबकी हैं, यानी समान चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो कथन एक क्या है सही है। दिए गए दोनों संकर अनचुंबकीय हैं, बिल्कुल सही अभी बता दिया, दोनों ही क्या है अनचुंबकीय। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 25 किलो 60% शुद्ध चूना पत्थर, चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म किया तो ये किसी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे तो कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट जाएगा। अब जरा देखो अगर हम लोग इस बैलेंसिंग की, अगर ये 1 मोल तो 1 मोल, और 1 मोल का मास कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 100, और मोलर मास इसका होता है कैल्शियम होता है 40, ऑक्सीजन होता है 16, तो कितना हो जाएगा 56। यानी ये 100 ग्राम लेंगे प्योर, ये 100 ग्राम प्योर लेंगे तो इससे 56 ग्राम प्योर मिलेगा। 100 ग्राम प्योर तो ये 56 ग्राम प्योर, तो ये 100 kg अगर लें प्योर तो ये 56 kg प्योर मिलेगा। अगर ये 100 kg प्योर लें तो ये कितना 56 kg प्योर मिलेगा। अब जरा बात करते हैं, ये लिया कितना बेटा 25 kg, और 25 kg प्योर नहीं है बेटा, इसका 60% केवल शुद्ध है। तो बताओ 25 का, क्योंकि ये जो बनेगा वो इसकी शुद्ध मात्रा से बनेगा, तो बताओ मैंने 25 का 60% निकाल लिया, ठीक है। तो 25 चौको 100 और ये काटोगे तो 15 चौको 60, यानी कितना हो गया 15 kg। तो ये हो गया बेटा 100 से 56, 100 से 56, तो 1 से 56/100, तो बताओ यहाँ से 15 होता तो 15 से कितना होगा इंटू 15। तो बेटा ये सॉल्व करोगे, एक सॉल्व करेंगे तो लगभग, और ध्यान देना ये अभी जो वैल्यू आई है वो किस में आई है केजी में, किस में आई है केजी में, बट फाइनल आंसर अपने किस में दिए हैं ग्राम में। तो बताओ ग्राम में अगर है तो हम लोग क्या कर देंगे कि किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए इनटू क्या कर देना 10⁻3, इनटू क्या कर देना 10⁻3, और जब 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आंसर अपना आ जाएगा कितना 8.4 इंटू 10⁻3, 8.4 इंटू 10⁻3 ग्राम। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा फर्स्ट। तो बेटा मैंने 51 से लेकर 85 क्वेश्चन तक, यानी कुल मिला के मैंने 35 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। आगे के नेक्स्ट 15 क्वेश्चन उपेन सर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिस्कशन में बने रहिए तुरंत, ठीक है। आइए सर उपेन सर। नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेन सर केमिस्ट्री फैकल्टी। तो FST 01 का हम लोग हिंदी में पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। 51 to 85 क्वेश्चन रवि उत्तम सर ने किया है, और 86 से लेकर के 100 तक मैं करने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो बात करते हैं हम लोग हैं 86 का। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट की बात किया जाए
तो ये अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन निर्भर नहीं करता है मध्यवर्ती अभिक्रिया पदों की संख्या पर। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हैश लॉ की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा एच की इक्वल टू क्या होता है H2 माइनस H1 हो जाएगा। यहाँ हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए मध्यवर्ती पदों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका, ये तो आपका क्या कथन सत्य हो गया। कथन सेकेंड की बात करें तो एक अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन निर्भर नहीं करता है उपयुक्त पदार्थों के प्रारंभिक और अंतिम ताप के अंतर पर। नहीं, ताप में अंतर पर क्या करता है, एंथैल्पी में परिवर्तन निर्भर करता है, तो यहाँ निर्भर नहीं करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका कथन सेकंड क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं कथन सेकंड अगर गलत हो जा रहा है तो क्या होगा आंसर आपका, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कथन फर्स्ट इज करेक्ट, सही है, लेकिन कथन सेकंड क्या आपका है, गलत है। तो ऑप्शन सेकंड इज द क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं 87 की। तो देखिए क्या लिखा हुआ 87 में, निम्नलिखित किस आयन के लिए केवल चक्रीय विद्युत आघूर्ण सर्वाधिक होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर जिस इसमें पूछा जाएगा इस चारों एलिमेंट में जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जहाँ पे जितनी ज्यादा होती है वही क्या होगा आपका, क्या विद्युत आघूर्ण उसका सर्वाधिक होगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग देखा जाए तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 23 होता है, ठीक ना। स्कैंडियम टाइटेनियम कितना होता है, 22 होता है। यहाँ क्रोमियम की बात करें तो 24 होता है, मैग्नीज की बात करें 25 होता है, आयरन की बात करें तो कितना होता है, 26 होता है। तो यहाँ अगर टाइटेनियम की बात करें तो स्कैंडियम टाइटेनियम, तो टाइटेनियम 22 होता है। और अगर हम लोग बात करें यहीं पर, तो अगर यहाँ पे प्लस का 3 चार्ज आ जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर्गन का 18, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, क्या 4s2, और क्या लिखते हैं हम लोग 3d2 लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका 3d1 हो जाएगा। इसका मतलब डी सबसेल में एक ही क्या होगा आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। यहाँ बात करें क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम पे अगर प्लस का 2 चार्ज होता है तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है। और यहाँ बात करें तो आर्गन का 18, और यहाँ पे क्या होगा आपका 4s1, और क्या होता है आपका 3d5 होगा। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए और जब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका 3d4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ डी सबसेल की बात किया जाए तो डी सबसेल में इसमें कितने होंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने होंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखिए 3 4, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और बात करते हैं मैग्नीज का, मैग्नीज +2 की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ अगर मैग्नीज की बात करते हैं तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होगा 25 होता है। कितना होता है 25 होगा। और अगर +2 इस पे चार्ज आ जाए तो हम लोग क्या लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ आर्गन का 18 और क्या होगा आपका 4s2 और क्या लिख देंगे हम लोग 3d5 लिखते हैं। और जब +2 चार्ज आ जाएगा तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या बचेगा आपका 3d5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे डी सबसेल में बात करें तो डी सबसेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्या होंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जब 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैक्सिमम विद्युत क्या बोलेंगे, अधिकतम क्या होगा आपका विद्युत आघूर्ण क्या होगा आपका अधिकतम हो जाएगा, ठीक है ना। फार्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है √n+2 क्या होता है बोर मैग्नेटॉन होता है। क्या होता है बोर मैग्नेटॉन होगा। n क्या होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर इसका म्यू निकालना चाहे तो देखो आपको क्या हो 5 + 2 7 × 5 तो कितना हो जाएगा आपका, इसके लिए बात करेंगे तो कितना होगा आपका रूट में क्या होगा आपका 35, ठीक है ना। तो यही क्या होगा आपका अधिकतम क्या होगा आपका विद्युत आघूर्ण सर्वाधिक होगा, ठीक है ना। चलिए इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे 4 होगा। अब 4 मतलब क्या, इससे तो कम ही होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग हैं 88 की। तो क्या पूछा है, अनुनाद ऊर्जा का सही क्रम है। देखो क्या दिया आपका थायोफिन, पायराल और फ्यूरान की बात करते हैं। थायोफिन, पायराल और फ्यूरान की अगर हम लोग बात करते हैं तो थायोफिन का फार्मूला क्या होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे थायोफिन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका
यस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर इसके पास है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, फ्यूराल, क्या बोलेंगे, पायराल। तो पायराल की हम लोग बात करते हैं तो पायराल में क्या होता है आप भी जानते हैं, पायराल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भी पायराल हो जाएगा, इसके पास लोन पेयर है। और तीसरा क्या दिया है, फ्यूरान। तो फ्यूरान की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ये क्या होता है, फ्यूरान। तो यहाँ पे क्या है, थायोफिन, ये क्या होता है, पायराल, और ये क्या होता है आपका, फ्यूरान। तो यहाँ बात करेंगे अगर फ्यूरान होता है तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पूछेगा अनुनाद ऊर्जा सर्वाधिक किस में होंगी। तो देखिए यहाँ अगर हम बात करते हैं तीनों की, तो देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे ज्यादा है। देखो सब तो क्या होंगे आपका, हेट्रो, क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जांपल तो हैं, लेकिन यहाँ बात करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता इसकी क्या होगी आपके, मैक्सिमम होगी। जब मैक्सिमम होगी तो क्या होगा आपका, लोन पेयर देने की टेंडेंसी से क्या होगी आपकी, सबसे कम हो जाएगी। तो अनुनाद ऊर्जा क्या होगी, सबसे ज्यादा कौन बनाएगा, अनुनाद ऊर्जा। यहाँ पे सल्फर क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता इसकी क्या होगी, सबसे कम होगी। फिर उसके बाद कौन सा आएगा आपका, ए आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा आपका, ए आएगा। तो बात करेंगे अनुनाद ऊर्जा की बात करते हैं तो क्या होगा आपका, ए बी सी। तो क्या होगा आपका, ए बी सी। तो फोर्थ ऑप्शन इधर क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए बात करते हैं 89 की, बात करें 89 क्वेश्चन की। तो सारणी फर्स्ट को सारणी सेकंड के साथ मिलाइए। सारणी फर्स्ट और सारणी सेकंड की बात करते हैं। संकर यौगिक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, समावयवता का प्रकार। अब देखिए 4 टाइप के दिए हुए हैं, यहाँ पे पूछा गया है समावयवता का प्रकार क्या होगा। नीचे दिए गए विकल्पों के लिए सही विकल्प चुनिए, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा गया है तो बताइए क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि देखो यहाँ पे क्या दिया है, 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए गए हैं। यहाँ बात करेंगे तो एक कैटायन होगा, फिर क्या होगा आपका ऋणायन हो जाएगा, एक धनात्मक, एक क्या होगा आपका ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ पूछा जाएगा तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, देखो ये क्या होंगे आपके लिगेंड्स होंगे, ये क्या होंगे, सेंट्रल मेटल आयन होंगे। तो यहाँ पे लिगेंड का और सेंट्रल मेटल आयन का क्या होगा आपका एक्सचेंज होगा। तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कोऑर्डिनेशन, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन, क्या बोलेंगे हम लोग, समावयवता बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। यहाँ बात करें तो क्या होगा, COEN2Cl2। तो आप याद रखिएगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछा जाता है कि किस टाइप के यहाँ पे समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। तो क्या बोलेंगे, ज्यामितीय समावयवता, क्या बोलेंगे, ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करेंगे। और यहाँ बात करें हम लोग तो क्या बनेगा आपका, सिस और ट्रांसफॉर्म बनता है, क्या बनता है, सिस एंड ट्रांसफॉर्म बनता है। तो यहाँ पे बात करें क्या होगा आपका, फोर्थ हो जाएगा आपका ज्यामितीय समावयवता। यहाँ बात करें हम लोग Cr, H2O4 और Cl2, यहाँ बात करते हैं Br का। तो यहाँ पे देखो ब्रोमीन एक अंदर चला जाएगा, एक बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका बताइए, यहाँ पे क्या बोलेंगे, आयनिक समावयवता, क्या बोलेंगे हम लोग, आयनिक समावयवता हो जाएगा। तो सी का कौन सा हो जाएगा आपका, सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट का थर्ड, तो फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, एक गलत हो गया आपका। अब यहाँ बात करते हैं क्या, बी का, यहाँ पे फोर्थ, बी का यहाँ पे क्या है, फोर्थ है। तो यही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो कि क्या लिखा है, COH2O6Cl3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक H2O बाहर करिए बड़े बड़े ब्रैकेट के और एक क्लोरीन अंदर कर दीजिए। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रेटेड समावयवता, क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रेटेड समावयवता के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो देखो क्या डी का फर्स्ट, ए का क्या होगा आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं हम लोग 90 क्वेश्चन की बात करें तो क्या होगा आपका, देखो क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किस अणु के पास शून्य विद्युत द्विध्रुव, क्या बोले, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। इसका मतलब क्या बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। तो अगर डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे, जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बोल देंगे, ठीक है ना। अच्छा सर, तो यहाँ बात करें, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, ट्रांस 2 पेंटीन, क्या बोलेंगे, ट्रांस 2 पेंटीन। तो पहले 5 कार्बन बना दीजिए, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 की बात करें तो 2 पे दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांस 2 पेंटीन। तो देखो यहाँ पे ट्रांस 2 पेंटीन की बात करें, ट्रांस 2 पेंटीन, तो देखो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांस 2 पेंटीन। तो देखो आप पूछे क्या, किसके पास शून्य होगा। तो देखो ट्रांस 2 पेंटीन की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांस 2 पेंटीन। तो देखो यहाँ पे आपका H दिया हुआ, यहाँ ट्रांस 3 हेक्सिन देते हैं, ट्रांस 3 हेक्सिन। तो देखो सॉरी सिस 3 हेक्सिन की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6 की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा आपका 6।
तो यहाँ पे ले लीजिए आप हाइड्रोजन यहाँ पे, और क्या ले लीजिए आप हाइड्रोजन यहाँ पे ले लीजिए। इन दोनों की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पर भी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो सिस तो क्या होगा, शून्य तो यहाँ पे होगा नहीं, जो ट्रांसफॉर्म होता है वही क्या होता है आपका, क्या होगा उसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो यहाँ बात करेंगे ट्रांस 3 हेक्सिन की बात करें, ट्रांस 3 हेक्सिन 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 तो यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या होगा आपका ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम लोग ट्रांस 3 हेक्सिन, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका है, यहाँ पे हम लोग बोले ट्रांस 2 पेंटीन, तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे देखो किसके पास, तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे ट्रांस 3 हेक्सिन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रांस 3 हेक्सिन देख लीजिए आप, इसी को बोलेंगे ट्रांस 3 हेक्सिन, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं, तो यहाँ पे क्या होगा म्यू इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या होगा इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं 91 की बात करते हैं। तो 91 की बात करें तो सारणी फर्स्ट को सारणी सेकंड के साथ मिलाइए, यहाँ सारणी फर्स्ट है सारणी सेकंड है, यहाँ प्रजाति है, यहाँ पे क्या है रंग का कारण, यहाँ बोलेंगे MnO4 माइनस मैग्नेट आयन की बात करते हैं। तो अगर मैग्नेट आयन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे स्पीड क्या है निगेटिव चार्ज है, सेंट्रल मेटल एटम को देगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्या आवेश स्थानांतरण, क्या होगा आपका आवेश स्थानांतरण हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका फर्स्ट का फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ बात करें हम लोग क्या MnO4 माइनस 2, तो MnO4 माइनस 2 की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या बात करेंगे MnO4 माइनस 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे MnO4 माइनस 2, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, हम बात करेंगे तो सेकेंड का। अब देखो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 4 दूनी 8 और -2 कितना हो जाएगा आपका प्लस का 6 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, एक क्या होगा आपका इसमें क्या डी ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो आपका क्या +6 से प्लस का 7 ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, जब ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे डी संक्रमण बोलते हैं, क्या बोलते हैं डी संक्रमण। और यहाँ बात करें हम लोग तो देखो यहाँ पे क्या होगा K2Cr2O7 K2Cr2O7 -2, तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज आएगा प्लस का 6 हो जाएगा, देख लीजिए डिवाइड बाय कितना, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ प्लस का 7 हो जाएगा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा फिर से बात करेंगे, जब ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका आवेश का क्या होगा आपका स्थानांतरण हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड का सेकेंड, सी का फर्स्ट, और यहाँ पे देखो Cr2SO4 का होल थ्राइस। तो यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ फिर क्या हो जाएगा, फिर से देखिए हम निकालेंगे तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा आपका, यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा। यहाँ पे जब यहाँ पे प्लस का 3 आएगा तो +3 से क्या होगा प्लस का 6 में भी जा सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा फिर यहाँ पे क्या होगा आपका डी संक्रमण हो जाएगा, क्या होगा आपका डी संक्रमण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका डी का क्या हो जाएगा फिर से सेकेंड हो जाएगा, तो क्या होगा फर्स्ट का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट एंड डी का क्या हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो 91 का सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आइए बात करते हैं 92 क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्या हुआ, दो समावयवी नीचे दिए गए हैं, ये दिए हुए दो समावयवी पूछ रहा है क्या प्रतिबिंब रूपी डाइस्टीरियोमर्स मेजोमर्स एंड स्थान समावयवी की बात करेंगे, तो आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए हम बताते हैं, याद रखिएगा क्या बोलेंगे प्रतिबिंब रूपी की बात करते हैं तो क्या होंगे, देखो जो क्या करेंगे एक दूसरे का देखो मिरर इमेज तो बनाए लेकिन क्या सुपर इम्पोज ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं इनंसियोमर, क्या बोलते हैं प्रतिबिंब रूपी, मतलब क्या जो एक दूसरे का क्या बने मिरर इमेज तो बनाए लेकिन सुपर इम्पोज ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रतिबिंब रूपी। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है OH और H, यहाँ पे दोनों क्या होंगे चेंज हो गए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्या डाई स्टीरियोमर, जो एक दूसरे का मिरर इमेज ही ना बनाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं डाई स्टीरियोमर। देखो यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या होगा आपका OH हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका डाई स्टीरियोमर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए 93 की बात करें हम लोग, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया उस अभिक्रिया के समग्र क्रम की गणना करें
जिसकी दर निम्नलिखित है, यहाँ पे दिया हुआ दर, यहाँ पे दर दिया हुआ। अगर इसकी हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे याद रखिएगा आप, यहाँ पे दर की बात करें, किसकी बात करें, हम लोग दर की बात करते हैं। तो दर कैसे निकालेंगे, देखिए k a की पावर 1/2 b की पावर 3/2, तो दर निकालते हैं, जो भी पावर होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। तो क्या होगा आपका 1/2 प्लस क्या होगा आपका 3/2, तो कितना हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे 4/2 हो जाएगा। जब 4/2 होगा तो आपका क्या होगा 2, अगर 2 होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीय कोट की अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, द्वितीय कोट की अभिक्रिया। ठीक है, यहां बात करें हम लोग, इसकी बात करते हैं हम लोग हैं, तो अगर इसकी दर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए आप क्या लिखा आपका 3/2 माइनस क्या लिखा है 1, तो क्या होगा आपका 3 - 1 डिवाइड बाई 2, 3 - 2 हो जाएगा। क्या होगा आपका 3 - 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो क्या होगा आपका 1/2, 1/2 अगर हो रहा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धकोट की अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, अर्धकोट की अभिक्रिया, अर्धकोट। ठीक है, क्या होगा आपका अर्धकोट की अभिक्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ए द्वितीय कोट की अभिक्रिया, और कोई है नहीं, यही क्या होगा आपका अर्धकोट की अभिक्रिया। तो सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 94 की। निम्नलिखित में से किस अनुनादी संरचना, निम्नलिखित में से कौन सी अनुनादी संरचना सबसे अधिक संकरित अनुनादी संरचना है। तो यहाँ बात करेंगे तो यहाँ एक स्ट्रक्चर आपका ए दिया हुआ है, सेकेंड स्ट्रक्चर आपका ए दिया हुआ है। अब बात करें यहाँ पर, तो देखो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा आपका कंजुगेशन में होगा, अनुनाद में होगा। अगर कंजुगेशन में होता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जाएगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज इस पे आता है तो इसके से क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्या ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएंगे। और यहाँ अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन इसके ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है, अष्टक पूर्ण है। क्या बोलेंगे, अष्टक क्या है, पूर्ण है। अगर अष्टक पूर्ण होगा तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा आपका अधिक संकरित अनुनादी संरचना को क्या करेगा, आपका प्रकट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड इधर यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, अगर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग रेजोनेंस कराएंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज जब आएगा तो इससे क्या होगा आपका, क्या होगा, अष्टक अपूर्ण हो जाएगा। ठीक है ना, इस वजह से फर्स्ट क्या होगा आपका, इसकी अनुनादी संरचना क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। ठीक है, आइए बात करते हैं 95 की बात करें हम लोग। तो देखो क्या दिया हुआ आपका, किस युग्म के धातु आयन प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या होता है, जिसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ बात करें, क्या स्कैंडियम+3 एंड Cu+2, नहीं स्कैंडियम+3 तो होगा, Cu+2 की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, अगर यहीं पे होता Cu+1 तब तो आपका हो जाता। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ए गलत हो गया। यहाँ बात करें तो स्कैंडियम+3, तो अगर स्कैंडियम की बात करते हैं तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है। और अगर 21 होगा तो हम लोग क्या लिखते हैं, आर्गन का 18, और फिर हम लोग क्या लिखते हैं 4s2, और क्या होगा आपका 3d1 हो जाएगा। और यहीं पे स्कैंडियम की बात करें, यहाँ प्लस का 3 चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा आर्गन का 18, और तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे 4s2 और 3d1, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो क्या होगा, इसकी अब तक क्या होंगे आपके, इसके पास कितने होंगे आपके, ये भी इसका सेल्फ प्रोडक्ट क्या होगा, फुलफिल्ड है। यहाँ बात करें जेडियन की बात करते हैं, तो जिंक की बात करें तो जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30, हम लोग क्या बोलते हैं आर्गन का 18, और क्या बोलेंगे 3d10, और क्या होगा आपका 4s2, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इसके भी सेल क्या है, पूरे पूरे फुलफिल्ड हो जाएंगे। यहाँ पे अगर Zn+2 की बात कर देंगे तो आर्गन का 18, और यहाँ पे क्या होगा आपका 3d10 हो जाएगा। यहाँ पे पूरे सेल भरे हुए हैं, इसलिए क्या बोलेंगे, क्या होगा आपका प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है ना, तो सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम लोग है 96 की बात करें। तो 96 की बात करते हैं, पूछा है बी क्या है। याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिनाल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो देखो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फिनाल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं,
फिनाल की यानी AOH के साथ रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहीं पे क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। क्या बनेगा आपका, ONA, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। और जब इसकी CO2 H+ आयन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे बन जाएगा आपका यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, COOH, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा। क्या बोलेंगे हम लोग, सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा आपका, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग है 97 की बात करें तो पूछा गया है निम्नलिखित अभिक्रियाएं, पूछा गया है यहाँ पे क्या एल्काइन है, HgSO4 H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, Y, और Br2 क्या बोलेंगे NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Z पूछा है, क्या यहाँ पर बनेगा। तो याद रखिएगा, अगर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3CHO बन जाएगा। और जब इसकी रिएक्शन कराएंगे क्या, यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या कराता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3, यहाँ क्या बन जाएगा आपका CH2, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका OH। ठीक है ना, और जब इसका क्या करेंगे Br2 NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे Z क्या बनेगा, CH क्या बनेगा आपका Br3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ब्रोमोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, है ब्रोमोफॉर्म बोल देंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रोमोफॉर्म बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड इज द राइट आंसर होगा। क्या बोलेंगे, ब्रोमोफॉर्म। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद दिया हुआ आपका 98 की बात करें। किसकी बात करते हैं, 98। तो यहाँ देखिए क्या दिया, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट की बात करते हैं हम लोग हैं, सामान्यतः एल्डिहाइड व कीटोन प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है। सही है, एल्डिहाइड का क्या बोलते हैं, क्या एल्कोहलीकरण कराएंगे तो क्या दो, प्रथम क्या बोला, एल्डिहाइड, प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है और सेकेंडरी एल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन बनता है। टर्सरी एल्कोहल से क्या बनता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो क्या आपका हो गया, सही है। देखो क्या लिखा, नाइट्राइल की ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया करके जल से क्रिया कराने पर एल्कोहल बनता है। एल्कोहल नहीं बनता है, क्या बोलता है, कीटोन बनता है। क्या बनता है, कीटोन बनता है। देखो कैसे, अगर हम लोग CN की देखते हो, CN क्या बोलेंगे हम लोग, नाइट्राइल RMgX के साथ रिएक्शन कराएं तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे R, यहाँ पे C, यहाँ पे क्या होगा N, यहाँ पे क्या होगा आपका MgX हो जाएगा। और फिर इसको बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका C, यहाँ पे R, यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है और प्लस क्या बनेगा आपका बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, कीटोनिक फॉर्म बनेगा। क्या बनेगा आपका, कीटोनिक फॉर्म बन जाता है। ये तो आपका क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, कथन फर्स्ट इज सही, लेकिन कथन सेकंड क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 99 की बात करते हैं हम लोग हैं। तो देखो क्या दिया हुआ, निम्नलिखित में किसकी नाभिक स्नेही अभिक्रिया कम होगी। तो यहाँ पे बात करते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है वही क्या होता है, उसकी नाभिक स्नेही, क्या बोलेंगे, उसकी नाभिक स्नेहिता सबसे कम होती है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज्यादा है तो नाभिक स्नेहिता इसकी क्या होगी, आपकी सबसे कम हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं हम लोग क्या 100 क्वेश्चन की बात करें तो सारणी फर्स्ट को सारणी सेकंड से मिलाइए। सारणी फर्स्ट ये दिया हुआ है, सारणी सेकंड आपका ये दिया हुआ है। अब बात करें एल्कोहल का, तो एल्कोहल की अगर हम लोग बात करते हैं तो एल्कोहल अभी हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन और 3 डिग्री एल्कोहल से क्या बनता है आपका एल्कीन बनता है। तो किसके लिए होता है, ल्यूकास परीक्षण के लिए, ल्यूकास टेस्ट के लिए हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो ए का क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ बात करते हैं एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड क्या होगा यहाँ पे, यहाँ लिख दिया DNP, क्या लिख दीजिए, DNP लिख दीजिए। तो क्या होगा आपका डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो क्या होगा आपका एल्डिहाइड किसके लिए होता है, DNP के लिए होता है।
डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के लिए होता है। एल्कीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एल्कीन्स की बात करें तो किसके लिए होता है? बेयर्स रिएजेंट के लिए होता है, बेयर्स अभिकर्मक के लिए होता है, बेयर्स परीक्षण के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? थर्ड हो जाएगा। और 1 डिग्री एमीन की बात करेंगे तो किसके लिए होता है? कार्बिल एमीन परीक्षण के लिए होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? 1 डिग्री एमीन इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 4th इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 4th जब हो गया तो आप मिला लीजिए, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, यहाँ पे क्या होगा आपका? 4th का 4th हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 100 का फर्स्ट इज द क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये रहे हमारे 86 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन, जिसको हम लोग हिंदी में डिस्कस किए। ठीक है ना? तो पेपर कैसा रहा आप लोग बताइएगा, और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ और अच्छा इंप्रूव करते रहिए आप लोग। अभी आपका पहला FST टेस्ट है, तो आगे बहुत सारे टेस्ट होंगे। ठीक है ना? मिलते हैं अगले टेस्ट के लिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। कब बैठे थे? का इंतजार कर रहे हैं।